है एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग जामिया इस्लामिया डीएलएड 2023 के क्वेश्चन पेपर के हम लोग जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको नेचुरल साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर और टीचिंग एप्टीट्यूड इनके वीडियोस दे दिया है। अभी हमारे पास रीजनिंग बचा हुआ था इस पोर्शन का, इस पेपर का, और इसके बाद मैथ्स बचा हुआ है। देखिए मैथ्स में आपको जल्दी करा इसलिए नहीं रहा हूँ कि मैथ्स में क्या होता है, मेरे पास अभी यहाँ पे ना पेन टैब है ना मेरे पास यहाँ पे साथ में बोर्ड है, जो कि मैं गांव में हूँ, घर पे हूँ अभी। तो ये इतना छोटा फ़ोन की स्क्रीन में बहुत इशू आ जाता है मैथ्स को सॉल्व करना, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ कर दूंगा आपका। एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियो बहुत डिले आ रहा है। होता क्या है ना, आपके पास दो कंटेंट, एक तो उर्दू मीडियम है आपका, एक आपके पास है हिंदी मीडियम। अब देखिए कंटेंट मुझे दोनों बनाने पड़ते हैं, यहाँ पे ऊपर उर्दू नीचे हिंदी वाले, इस तरह से मुझे कंटेंट बनाने पड़ते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है, आप यकीन जाने जितना टाइम मुझे पढ़ाने में नहीं लगता, वीडियो अपलोड करने में नहीं लगता, इस पर काम करने में नहीं लगता है, इससे ज़्यादा मुझे बैकएंड पे टाइम लगता है वीडियो के कंटेंट को बनाना, सब चीज़ों को तैयार करना, सब चीज़ों को एक साथ जोड़ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे कर ही लेंगे चीज़ें। ये हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैंने रीजनिंग कर लिया है, उर्दू हिंदी वाले दोनों देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक ही स्लाइड में रख दिया है चीज़ें। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए ना, ये पीपीटी या पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे अलग अलग बच्चे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे बच्चे डीएलएड के खास तौर पे बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे। और टेलीग्राम चैनल में क्या होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंटेंट और जो भी डिफरेंट लिंक्स और डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस वहाँ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और अगर मुझसे पर्सनली कुछ पूछना है, कोई सवाल है, तो आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो, वरना आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में पिन करके दिया हुआ तीनों, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी का। चलिए अब लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे करें कि क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक ना आपको फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि एक गैप है, एक ब्लैंक है, उसको आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है उर्दू हिंदी दोनों में मैंने रखा हुआ है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। देखिए 3 के पास 5 है, 5 के बाद हमारे पास 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 24, 26, 52। देखिए सीरीज़ अलग अलग करने का हम लोग तरीका यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं कुछ कि 3 के पास 3 के बाद 5 है यानी कि +2 है, और 5 के बाद 10 है यानी कि इंटू 2 कर दिया, फिर 10 के बाद 12 है मतलब कि +2 है, फिर 12 के बाद 24 है यानी इंटू 2। यानी हमारा सीरीज़ क्या बन रहा है, सीक्वेंस क्या बन रहा है, एक बार +2 किया फिर इंटू 2 कर दिया, फिर +2 किया फिर 2 इंटू 2 कर दिया, यानी कि एक बार 2 प्लस किया और एक बार 2 मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 3 + 2 5, 5 इंटू 2 10, 10 + 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 + 2 26, 26 इंटू 2 और 52। अब अगला क्या होगा भाई, इंटू आ गया तो अगला प्लस होगा, यानी 52 + 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 54। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी बात, बहुत ईजी था ये। 54 हमारा आंसर है, यानी कि एक बार हम लोग कर रहे हैं +2, फिर एक बार कर रहे हैं हम लोग इंटू 2, फिर अगला +2, फिर इंटू 2, ठीक है ना। कि 2 जोड़ रहे हैं और 2 से गुना कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ज़रब कर रहे हैं 2 से। उर्दू में मल्टीप्लाई को ज़रब बोलते हैं, ध्यान रखेंगे उर्दू वालों, ठीक है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक सीरीज़ है, मैंने पहले ही बताया था ना, हमारे पास 4 क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि उसको फिल करना है। एक सीरीज़ है हमारे पास गिवन है, उसको हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट बताना है। देखिए अभी आप नंबर पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ लेटर पे ध्यान दो। Z के बाद A, X 2D VG। देखिए इसके लास्ट वाले और इसके लास्ट वाले को देखिए, A के बाद क्या है भाई, B होना चाहिए, फिर C, फिर D, लेकिन क्या A के बाद D है यानी कि +3 है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे ना, A के बाद D है, फिर D के बाद डायरेक्ट G यानी +3, D के बाद क्या होता है भाई, E होता है, F होता है, फिर G होता है, यानी +3 है, 1 2 3, यानी कि 3 लेटर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो D के बाद G है +3, J के बाद भाई M है +3, यानी कि J के बाद क्या होगा, K L M है डायरेक्ट। इसी तरह से हम लोग देखेंगे P के बाद अगला लेटर क्या होगा, +3, P के बाद क्या होता है भाई, Q R, फिर S, तो S होगा लास्ट में। S लास्ट में कहाँ पे भाई, किसी में है S लास्ट में, देखो ये हमारा A है, तो आंसर तो भाई कायदे से A ही हो जाएगा। लेकिन और हम लोग आगे का भी देख लेते आप चाहो तो। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे ना, X के बाद Z है, X के बाद क्या होता है भाई, Y Z, यानी कि +2 है। इसी तरह से आप देख लो भाई, V के बाद X है, V के बाद W होता है, फिर X होता है, T के बाद इसी तरह क्या होता है भाई, T के बाद U होता है, फिर V होता है, R के बाद क्या होता है, S होता है, फिर T होता है, P के बाद क्या होता है, Q होता है, फिर R होता है। तो इसी तरह N के बाद क्या होगा, N के बाद O होगा, फिर P होगा, यानी कि P इसका पहला आना चाहिए। तो दोनों तरफ से हमारा मैच हो गया, यानी कि हमारा पहला वाला ही आंसर हो जाएगा, A वाला। होपफुली आपको बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो अब दोबारा पूछना कमेंट सेक्शन में, और मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने की। प्लीज़ ध्यान दे करके पढ़ना, ठीक है। अब हमारे पास अगला एक सीरीज़ है, जहाँ पे हमारे पास ये सीरीज़ है, कह रहे कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। अब आप खुद देखें, 6 के बाद 11 है, 11 के बाद 21 है, यानी कि 6 के बाद 11 है।
6 के बाद 11 है, 6 के बाद 11 है, कितने का फ़र्क है भाई? दोनों के बीच में फ़र्क देखो 5 का। 11 के बाद 21 है, 10 का फ़र्क है। 21 के बाद 36 है, 36 है, 15 का फ़र्क है। 36 के बाद 56 यानी 20 का फ़र्क है। आप नहीं देख रहे हो, पहले हमारे पास 5 का फ़र्क है दोनों के बीच में डिफरेंस, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का, तो अगला डिफरेंस क्या हो? 25 का। यानी कि 56 में अगला नंबर कौन सा होगा कि दोनों के बीच में 25 का डिफरेंस होगा, यानी 56 प्लस 25 करेंगे हम लोग, और दोनों मिलाकर के हमारा 81 होता है, यानी 81 होता है। तो 81 इसका आंसर हो जाएगा, 81 हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। आपको अगर समझ ना आया तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाने का, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ आपसे। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास सीरीज़ है, इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप पहले गिन लो ना कि टोटल कितने नंबर्स हैं ये, मतलब आपको ब्लैंक को भी गिनना है, क्योंकि ब्लैंक की जगह कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल 15 नंबर है। इसको मैं 3 के ग्रुप में बांट लेता हूँ। देखिए 1 2 3 ये ब्लैंक है, और यहाँ से 3 का ग्रुप हो जाएगा, ये फिर 3 का ग्रुप हमारा हो जाएगा, ये 3 का ग्रुप हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गया मैं, ये हमारा 3 का ग्रुप होगा, ये हमारा 3 का ग्रुप होगा, ये 3 का। अब 3 ग्रुप में बांट लो। अब देखो इसके लास्ट में जो नंबर है हमारे पास BC है, इसके लास्ट में CA है, इसके लास्ट में AB है। तो ऐसे हमें कोई ग्रुप समझ में नहीं आ रहा है, हमें अलग अलग दिमाग लगाना पड़ता है। अगर दोनों सबके बीच में लास्ट में अगर सेम नंबर होता तो हम इजीली फिल कर लेते ना भाई। सबसे लास्ट में अगर सेम है तो शुरू में भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, साइक्लिक ऑर्डर में लिया है, ठीक है, एक वृत्ताकार, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ पे आप लिख दो, पहले A लिख दो, यहाँ B लिख दो, यहाँ C लिख दो। पहला आपने उठाया ABC, ऐसे आएगा इस तरह से। A के बाद क्या होगा BC, तो यहाँ पे हम लोग A भर देंगे, BC ऑलरेडी है। अब यहाँ पे आओ, लास्ट में हमारे पास C और A तो दिया हुआ है, यानी ऐसे अगर हम लोग आएंगे, ये इसको मैं थोड़ा खाली कर दूँ तब आपको और समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने तो लगा दिया A, ठीक है। ऐसे हम लोग आएंगे अगर इस तरह से, तो हमारे पास क्या होगा भाई, BCA होना चाहिए, तो CA है हमारे पास, B यहाँ हमारा और लग जाएगा। अब हम लोग अगला देखेंगे BCA, CAB होना चाहिए। अब इस तरफ से जाएंगे ना हम लोग, CAB, तो AB ऑलरेडी है, C लिख देंगे। अब अगला फिर देखो, फिर ABC होना चाहिए, तो A तो हमारे पास यहाँ है ना ऑलरेडी, और C भी लास्ट में है, ABC ऐसे करके आएंगे ना, तो हमारा बीच वाला B हो जाएगा। फिर अगला फिर देखते हैं, CA ऑलरेडी है, तो क्या होगा, B हो जाएगा, BCA। आप होपफुली समझ में आ रही होगी आपको चीज़ें। क्या होगा हमारा आंसर, ABCBB। ABCBB हमारा कौन सा है भाई, ABCBB, ये हमारा ऑप्शन है ABCBB, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये साइक्लिक में नंबर को आप पहले बनाओ, यहाँ पे A लिखो, यहाँ पे B लिखो, यहाँ पे C लिखो, ऐसे करके घूमेगा ये ABC, फिर B का नंबर आएगा तो BCA, फिर A का नंबर, फिर C का नंबर आएगा तो CAB, इस तरह से घूमेगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास है कि सवालात, अच्छा ये एक बार पूरा हो गया क्या 34 तक, हाँ ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास कह रहे हैं कि 35 से 38 तक ऐसे लफ्ज़ की निशानदेही करो जो दूसरों से मुख्तलिफ हो। यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 से 38 तक उस शब्द को पहचानिए जो अन्य शब्दों से भिन्न हो, अलग हो। देखिए हमारे पास क्या है, अलग अलग चीज़ें, एक संतरा दिया हुआ है, केला दिया हुआ है, जामुन दिया हुआ है, तरबूज दिया हुआ है, और संतरा है, केला है, जामुन है, तरबूज है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑड वन आउट। अब यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रही बात ना, आप लोग भी प्लीज़ अपना मत रखना, अपना वोट देना, आप लोग बताना क्या हो सकता है इसका, और आप लोग प्लीज़ अटेंडेंस ज़रूर लगाना कि आप परसेंट हो, और अपना बता देना आप किस सिटी से हो, ठीक है ना, आप किस सिटी से या किस विलेज से, कहाँ से देख रहे हो, हमारे देश के किस पार्ट से, और बस ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हमारे पास क्या है, संतरा। मुझे क्या लगता है ना कि संतरा है, तरबूज है, जामुन है, केला है। तो इन सब में क्या है कि केले में क्या है, केला में हमारे पास बीज नहीं है, बाकी सब में बीज है, तो ये ऑड होना चाहिए हमारे पास केला, ठीक है। केला हमारे पास ऑड होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप एक बार ज़रूर देखना। हालांकि कुछ लोग कई इसमें असल में कई डिफरेंट है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार देखना। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये सब पेड़ में होता है, संतरा, केला, जामुन, लेकिन तरबूज क्या है भाई, तरबूज किस में हो रहा है भाई, झाड़ में हो रहा है, ठीक है, यानी कि दरख्त नहीं है हमारा कोई, इस तरह से। तो मुझे क्या लगता है लेकिन कि ऑड हमारा जो है ना यहाँ पे केला होगा। आप लोग भी एक बार बताना, ठीक है, ज़रूर बताना, हो सकता है तरबूज भी हो। तो इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप लोग बताना, अपनी राय ज़रूर देना, ठीक है। मिलजुल करके हम लोग करने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 में आलू, प्याज, लहसुन, गोभी। आलू, प्याज, लहसुन, गोभी, इसमें से कौन सा अलग है, तो इसमें से ऑब्वियसली गोभी हमारा अलग है, ठीक है। ये सब ज़मीन के अंदर है, आलू ज़मीन के अंदर होने वाली चीज़ है, प्याज ज़मीन के अंदर होने वाली चीज़ है, लहसुन भी ज़मीन के अंदर होने वाली चीज़ है, ज़मीन के बाहर कौन सी होने वाली चीज़ है, गोभी, और ये सब्ज़ी है। तो ये हमारा डिफरेंट है, ठीक है।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा क्या है, ईंट है हमारे पास, मकान है, बालू है, सीमेंट है। देखिए ये चारों चीज़ें हैं ना, ईंट बालू सीमेंट, यानी कि ईंट है, बालू है, सीमेंट है, ये चारों चीज़ें मकान बनाने के लिए है। और मकान क्या है भाई, इस चारों चीज़ों से मिल करके बनता है, तो ये डिफरेंट है ना भाई, मकान फिनिश चीज़ें हैं, ये मतलब कि फाइनल स्टेज है। और ये सब चीज़ें क्या है भाई, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं मकान बनाने के लिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, यहाँ पे बी मकान। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, अजीब ही क्वेश्चन है, तो इसमें मैं बता देता हूँ। रक्स है, पता नहीं बोर्ड ने जामिया ने क्या माना होगा इसका आंसर। अदाकारी है, नगमा है, मौसीकी है। मैं बताया तो रक्स का मतलब क्या होता है, रक्स का मतलब होता है नृत्य, नृत्य का मतलब होता है डांस। ठीक है, तो याद रखना उर्दू वालों, ध्यान रखना, मैं आपको ज़्यादा टारगेट करता हूँ क्योंकि हिंदी इजी होता है, उर्दू में थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप सुने हुए नहीं होते। नृत्य आपने बहुत बार सुना है लेकिन रक्स नहीं सुनते हो। ठीक है, और रक्स से बिस्मिल। अब देखो अदाकारी, अदाकारी का मतलब अभिनय, अभिनय का मतलब एक्टिंग है। ठीक है, इस तरह से नगमा है, नगमा को हम लोग हिंदी में कहते हैं गीत, और हमारे पास मौसीकी है जिसको हम लोग कहते हैं संगीत। अब दोनों में फ़र्क है भाई, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत आप जानते हो ना, नेशनल सॉन्ग और एंथेम। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं गीत संगीत। ठीक है, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट क्या हो सकता है। देखिए दो चीज़ें हो सकती है, एक तो भाई रक्स है, यानी कि अगर हम लोग कहें इसको तो नृत्य है यानी डांस है, बाकी चीज़ें अदाकारी, नगमा, मौसीकी। देखिए मुझे यहाँ जो अलग लगता है ना, ये मुझे लगता है अलग, ये नगमा अलग लगता है, गीत, गीत अलग लगता है। क्यों पता, मैं आपको बता रहा हूँ। रक्स क्या है, डांस है, डांस एक चीज़ है जिसको करने के लिए कोई चाहिए ना, ठीक है, डांसर। ठीक है, जो है डांसर डांस को करता है। अदाकारी यानी कि एक्टिंग, एक्टिंग कौन करता है, एक्टर करता है। ठीक है, अभिनेता करता है अभिनय को। और संगीत मौसीकी कौन करता है भाई, म्यूजिशियन करता है। ठीक है, तो जो गाने वाला होता है वो करता है। लेकिन इसमें जो होता है सिंगर भी कह सकते हो उसको, म्यूजिशियन है सिंगर। ठीक है, सिंगर कह लो आप। लेकिन ये क्या है, ये अपने आप में गीत है। सिंगर क्या करेगा भाई, गीत को ही तो गाएगा या गाने को ही तो गाएगा, नगमा गीत। तो ये मुझे डिफरेंट लग रहा है, आप भी मुझे बताना एक बार कि कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है कि इन नंबरों में 6 ऐसे, कितने 6 ऐसे हैं जिनके पहले तो 6 आया लेकिन लास्ट में नहीं। कह रहा है कि ये सब जो हमारे पास नंबर है ना, उर्दू में लिख दिया स्टार्टिंग पॉइंट, कभी आप मान लो कि इधर से स्टार्ट है। ठीक है, इसलिए लिखा है। अब इन नंबर में आपको ये देखना है कि ऐसे कितने नंबर है जिसमें पहले तो 6 आता है लेकिन बाद में नहीं आता है। जैसे हमारे पास ये वाला 6 है, एक 6 है ना, इसके पहले तो 6 है, बाद में नहीं है ना भाई, ये वाला 6, तो एक हो गया, एक ये हो गया हमारे पास 2। इसके पहले तो 6 है लेकिन बाद में नहीं है ना, यानी लेफ्ट में 6 है राइट में नहीं है, तो ऐसे हमारे पास 2 है। हिंदी में भी देख लो आप चाहो तो, ये 6 है हमारे पास जिसमें पहले तो 6 है बाद में नहीं है, एक 6 हमारे पास ये है जिसमें पहले 6 है बाद में नहीं, तो दो ऐसे 6 हैं जिसमें पहले 6 तो है बाद में नहीं है। ये बहुत ईजी रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारे पास क्या है, इसमें हमें बताना है कि जो ब्लैंक में क्या आएगा, ये जो ब्लैंक है ना इसमें क्या आएगा। देखो ये बहुत आसान है हमारे लिए। 6 + 3 9 होता है, और 9 का स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर यानी 9 × 9, 2 बार 9 कर दिया तो 81 आ गया। इसी तरह से अगला हमने क्या किया भाई, इस दोनों को प्लस करो, बाहर वाले को, 6 + 2 8 यानी 6 + 2 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 8 × 8 तो 64 होता है, तो ये 64 है। इसी तरह से आपने इस दोनों को किया प्लस, 8 + 5 13, 13 का स्क्वायर यानी 13 × 13 तो 169। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, 8 + 3 को प्लस करेंगे, कितना 11 होता है, 11 × 11 कितना होगा 121, 121। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 121। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। अब एक कोड है हमारे पास, एक कोड है जिसमें है कि BEG के बराबर है ADF के, BEG के बराबर है ADF के, तो PSVY क्या होगा। अब इसका रिलेशन देखना, A के बाद B आता है, D के बाद E आता है, F के बाद G आता है, J के बाद K आता है। यानी कि इधर से अगर हम लोग जाएंगे तो एक माइनस हो रहा है, एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, एक कम, और इधर से जाएंगे तो एक प्लस हो रहा है। तो भाई ये देखो P से पहले क्या आता है, बताओ P से पहले क्या आता है, O आता है, O यहाँ भी है, O यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं सकता। S से पहले क्या आता है, R आता है, तो ये हमारे पास R है, ये हमारा आंसर होगा। V से पहले क्या आता है भाई, U आता है, और Y से पहले क्या आता है, X आता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर नंबर D। और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बहुत देखिए ईजी है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क हमें बताना, देखिए 15 × 4 यानी कि 15 × 4, 15 ज़रब 4 कि 60 हो गया। 7 × 6, 7 6 42, तो ये क्या होगा, 13 × 6 78, 78, 13 6 के 78, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर D। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा कैलेंडर का है। कैलेंडर मैं आपको पढ़ा दूंगा कल या परसों,
कैलेंडर पढ़ा दूंगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, एक सवाल बता के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कल पढ़ाऊंगा या परसों पढ़ा दूंगा, इसके बाद कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे, आई गारंटी इट। अगर मैंने 2-3 सेशन ले लिया, अगर मैं एक ही सेशन ले पाया तो फिर तो आपका डीएलएड का काम हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कहीं कुछ छूट जाए, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन अगर 2-3 सेशन मैंने पढ़ा दिया ना, तो आपके पास करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे कभी मिस नहीं होंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास करंट अफेयर मैंने बोल दिया, कैलेंडर के ये 2 क्वेश्चन आपके पास कैलेंडर के हैं, तो ये मैं आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। कैंची कपड़ा, जिस तरह से कैंची का रिलेशन, कैंची का रिश्ता कपड़े से है, और जैसे आपका रिश्ता किससे आप बता देना खुद। तो इसी तरह से हमारे पास कह रहे कि कौन सा ऐसा है जिसका रिश्ता सेम ऊपर वाले की तरह है, ठीक है। यानी कि कैंची जैसे कपड़ा है, तो ऐसे क्या और दोनों का रिलेशन कौन सा हो सकता है। देखिए कैंची क्या करता है भाई, कपड़े को बनाता है, फिर कपड़े को काटता है, काट के बनाता ही तो है आखिर, ठीक है ना। तो मैं बनाता भी कह सकता हूँ। इस तरह से क्या होगा, भट्टी क्या धुआं बनाता है, नहीं ना, धुआं निकलता है भट्टी से, बनाता क्या है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, और ये नहीं हो सकता, ठीक है। और आगे देखते हैं तो हम लोग कलम स्याही, यहाँ कलाम लिख दिया, ये कलम होगा, तो कलम स्याही को यूज़ करता है, ठीक है। कील हथौड़े को, मतलब हथौड़ा कील पे यूज़ होता है, रिलेशन है। देखिए कैंची कपड़े को बनाता है या कपड़े को काटता है, इसी तरह से अस्तूरा क्या करता है भाई, दाढ़ी को काटता है, दाढ़ी को बनाता है, ठीक है। तो हालांकि दाढ़ी ही सिर्फ नहीं होगा, दाढ़ी क्या मतलब बाल भी, जो भी, तो यही ऑप्शन हमारा अप्रोप्रिएट है, और मतलब 100% यही है अप्रोप्रिएट, क्या है, यही है ही, ठीक है। तो अस्तूरा क्या करता है, दाढ़ी बनाता है। अस्तूरा मतलब समझते हो ना आप लोग, खुर भी बोलते हैं ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक लाइन में सरला आगे से 16वें नंबर पर है और पीछे से 10वें नंबर पे। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, ये क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ आपको, पोजीशन वाले क्वेश्चन ये बहुत इजी होता है, मैं अभी बता देता हूँ, आप लोग कर लोगे, ठीक है। कह रहे कि एक लाइन में ना सरला खड़ी है, सरला का नंबर 10वें नंबर पर है और आगे से 16वें नंबर पे है। सिंपल सी बात है भाई, आगे से 16वां नंबर और पीछे से 10वां नंबर, यानी कि ऐसे सरला खड़ी है, सरला यहाँ पे खड़ी है बेचारी सरला, तो आगे से तो सरला का नंबर है 16वां नंबर, मतलब ऊपर से गिन रहे हो ना आप आगे से, तो 16 नंबर पे है, सीरियल नंबर 16 है सरला का, लेकिन आप नीचे से गिन रहे हो तो 10 नंबर है। तो कह रहे कि इस टोटल लाइन में कितने लोग हैं। देखिए आगे पीछे या फिर लेफ्ट राइट, यानी कि दायां बायां आपको दिया हुआ रहेगा कुछ भी, आप क्या करना, दाएं प्लस बाएं को करना -1 करना है, आगे प्लस पीछे, यानी कि आगे से 16 नंबर, पीछे से 10 नंबर, -1 कर देना, तो नंबर आ जाएगा 16 और 10 26, -1 25, 25। तो 25 हमारा हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत हलवा वाले होते हैं। मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या होता है। देखिए सरला यहाँ बैठी है बेचारी, इधर से 16 नंबर है, इधर से 10 नंबर है, तो सरला 2 बार गिनी जा रही है। 16 नंबर के लिए भी सरला गिनी गई एक बार, और 10 नंबर के लिए भी सरला गिनी गई, 2 बार सरला गिनी गई, लेकिन ऐसी तो एक ही सरला है, कोई जादू तो है नहीं, ठीक है ना, तो मिस्टर इंडिया। तो इसीलिए सरला का एक मैंने घटा दिया, 16 + 10 - 1, यानी कि 16 और 10 26 - 1 25, एक घटा, इसलिए हम लोग देते हैं। ऐसा कई बार होगा कि दाएं से सरला का नंबर 16 है, बाएं से 9 है, तो टोटल कितने लोग हैं, तो आप ऐसे ही करना, दोनों को प्लस करना और एक से माइनस कर देना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कह रहे कि किसी ज़बान में, यानी किसी भाषा में, सांकेतिक भाषा में हमारे पास क्या, फैशन को ऐसे लिखा हुआ है FOIHSAN, तो प्रॉब्लम को कैसे लिखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि FAISHION है, इसको लिखा है FOHSAN। देखो क्या क्या है, पहला वाला लेटर उठाया F, उठा लिया भाई साहब, चलो, उसके बाद यहाँ आया, लास्ट वाले को छोड़ दिया, उसके सेकंड लास्ट से रिपीट कर दिया इस तरफ, उल्टे तरफ, OI, आप देख रहे हो ना क्या किया है, F लिखा पहला वाला, उसके बाद लास्ट वाला छोड़ के इधर से रिपीट कर दिया, यानी उल्टा आ गया, N के बाद उल्टा आ गया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, पहला वाला लेटर लिख देंगे, P मैंने लिख दिया, चलो, लास्ट वाला M है उसको छोड़ दिया और उल्टा आ गया, ELBOR, और लास्ट वाला लास्ट में लिख दिया M। देख लो कहाँ है, PELBORM कहाँ है, PELBORM यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमारा हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अंग्रेजी हरूफ तहजी में बाएं तरफ से 8वें हरूफ के दाएं तरफ से 10वां हरूफ क्या होगा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, ये से नहीं होगा, ये गलत है, दाएं से नहीं होगा। यानी सिंपल सी बात है कि इंग्लिश हमारे जो लेटर्स हैं, जैसे हमने ABCD लिखा, तो बाएं तरफ से जो 8वां लेटर होगा, इसके दाएं तरफ 10वां लेटर कौन सा है, यानी बाएं तरफ से 8वां लेटर ABCD आप जब गिनोगे ना, तो आपको H आपको मिलेगा 8th नंबर पे, ठीक है, 8th नंबर, और H के बाद 10वां लेटर, तो कौन सा होगा, 18 नंबर, 18 नंबर में आपको मिल जाता R, ठीक है,
तो ये हमारा आर होगा। अब बोलोगे मैंने कैसे बताया, तो मुझे पता है नंबर, ठीक है। आर और टी का नंबर 20 होता है, ये मुझे पता है। आप खुद अपना देख लो भाई, ठीक है। आप चाहे तो याद कर लो या फिर ABCD लिखते रहना वहाँ बैठ करके, ABCDEF करके रहना, जैसे भी आप गिन लेना, ठीक है। यानी कि 18वां नंबर वाला कौन सा लेटर है ये पूछा है, तो हमारा ये आर है, ठीक है। एस होता है 19 का और 20 होता है इसका टी का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब करें कि भाई ए का बेटा बी है। मैं ब्लड रिलेशन भी आपको पढ़ा दूंगा, फिलहाल मैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको बता देता हूँ। ए का बेटा बी है, यानी ए है, अब्बा जी ए हैं, ए का बेटा है बी, तो बेटा है तो नीचे लिखा मैंने, बी बेटा है तो लड़के को मैं प्लस साइन देता हूँ, ठीक है, लड़की को माइनस, ताकि हमें मतलब समझ में आए, क्लियर हो कॉन्सेप्ट। ए का बेटा बी है, ए क्या है भाई, लड़का है लड़की हमें अभी नहीं पता है ना। मतलब ए का बेटा बी तो है, लेकिन बी की माँ ए है या बी का बाप ए है हमें नहीं पता, ठीक है। सी बहन है बी की एक बहन है सी, माइनस लगा दिया, बहन है तो, ठीक है। ए का भाई डी है, अब ए का भाई है डी, तो इसका तो भाई क्लियर है कि डी भाई है, लड़का है। ई डी का बाप है, अब ई जो है ना डी का बाप है तो प्लस है। अब ई जब डी का बाप है और ये भाई बहन है दोनों, तो ई का भी बाप है ई का भी, मतलब ए का भी बाप है ई, लेकिन हमें पता नहीं ए लड़का है या लड़की है। तो कह रहे हैं कि फिर ई का सी से क्या ताल्लुक है, ई का सी से क्या ताल्लुक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि दादा है या नाना है। अगर ए लड़का है तो ई सी का दादा है, अगर ए लड़की है तो ई सी का नाना है। तो अभी हम लोग मान के चलते हैं, हमें जब नहीं दिया है तो दादाजी हैं, यानी कि ए हमारे पास लड़का है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है ऐसा कि ए लड़का है कि लड़की है, यहाँ बोला ही नहीं है। ए का बेटा बी है बोला है, ठीक है, और कहा है कि बी सी की बहन है और ए का भाई डी है, लेकिन कहीं ऐसा कहाँ बोला है कि ए लड़का है लड़की है, भाई है बहन है, बेटा है बेटी है, नहीं पता। तो नाना भी हो सकता है, दादाजी, पता नहीं बोर्ड ने क्या माना और ऐसी बेवकूफ़ी करते क्यों हैं लोग, लेकिन हम लोग फिलहाल मान के चलते हैं कि दादा है, ठीक है। कोई फेमिनिस्ट होगा वो कहेगा नाना है, तो चलो भाई साहब नाना है, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ क्लियर किया ही नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहे कि जमीला शकीला से लंबी है, बहुत छोटी सी बात है, हम लोग कर लेंगे यहाँ। और जमीला है ना शकीला से लंबी है, तो जमीला लिखता हूँ मैं, यार छोटी स्क्रीन में क्या क्या करूँ मैं। जमीला शकीला से लंबी है, नहीं हो पाएगा, कैसे लिखूं, चलो कोशिश करते हैं। जमीला शकीला से लंबी है, इधर वाली लंबी वाली लिख देता हूँ इधर में लेफ्ट में, और जो छोटी है थोड़ी वो राइट में। शकीला से लंबी है जमीला, ठीक है। अब लंबी है लेकिन जरीना से छोटी है। अब भाई जमीला ना जरीना से छोटी है, तो जरीना इधर आ जाएगी, जरीना लंबी है, जरीना से छोटी है। अब जरीना रूबीना से लंबी है, जरीना जो है ना कह रहे कि रूबीना से लंबी है लेकिन आयशा से छोटी है। अच्छा मैंने कहीं छोड़ दिया, हाँ जरीना क्या करे, रूबीना से लंबी है, तो रूबीना यहाँ भी आ सकती है बीच में, लेकिन सबसे नीचे क्या, शकीला रूबीना से लंबी है। शकीला बोला रूबीना से लंबी है, तो रूबीना तो यहाँ आ ही नहीं सकती है ना, रूबीना यहाँ नहीं आ सकती है। क्यों पता है आपको, यहाँ पूछा है, थोड़ा ध्यान देना। कह रहे कि शकीला रूबीना से लंबी है, शकीला तो लंबी है ना, तो रूबीना तो भाई साहब यहाँ आ जाएगी, रूबीना यहाँ आ गई, ठीक है। अब आते हैं, रूबीना से लंबी है लेकिन आयशा से छोटी है। अब कौन सा, जरीना रूबीना से तो लंबी है लेकिन आयशा से छोटी, यानी कि आयशा यहाँ आ जाएगी, आयशा यहाँ आ जाएगी। शकीला रूबीना से लंबी, ये भी मैंने कह दिया। इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटी जो है ना हमारी रूबीना है। सबसे बड़ी कौन है, तो आयशा है, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, तो रूबीना है भाई, या सबसे छोटी है, वैसे तो छोटा नहीं है, रूबीना है, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं। हाँ सेम है, इसमें पूछा कि इसमें सबसे लंबा कौन है, तो मैंने बताया सबसे लंबा या सबसे लंबी हमारी है आयशा बानो, ठीक है। तो ये हम ले लेंगे आयशा, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये सब चीज़ें बहुत इजी होती है, लेकिन स्क्रीन पे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने में घबरा जाता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कूल जाने के लिए यश पहले जुनूब की सिमत चलता है। अब पहले मैं डायरेक्शन बता दूँ यार, जब ऐसी बात आ गई तो डायरेक्शन बता देते हैं। ये हमारे पास डायरेक्शंस होते हैं ना, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ड्रॉ करना मुश्किल होता है, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा, आप लोग समझ जाना। देखिए अंग्रेज़ी में हम लोग इसको कहते हैं नॉर्थ कहते हैं, या उत्तर कहते हैं, साउथ कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, पूरब। लेकिन उर्दू में क्या होता है हमारे पास, ये हमारा होता है पूरब को हम लोग बोलते हैं मशरिक़, पश्चिम को हम लोग बोलते हैं मगरिब, उत्तर को हम लोग बोलते हैं शुमाल, और दक्षिण को हम लोग बोलते हैं जुनूब। ये मैंने आज ही बताया है ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, किसी बच्ची ने पूछा था, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। यानी पश्चिम को हम लोग बोलते हैं, वेस्ट को हम लोग बोलते हैं मगरिब, ठीक है। ईस्ट को हम लोग बोलते हैं मशरिक़, नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं शुमाल, साउथ को हम लोग बोलते हैं जुनूब।
अब याद रखना। चलो, तो हमारे पास क्या है कि स्कूल जाने के लिए यश पहले जुनूब की सीमत चलता है, यानी जुनूब की तरफ मुड़ता है, यानी पहले दक्षिण की तरफ मुड़ता है। यश क्या करता है भाई, सबसे पहले दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, दक्षिण की तरफ मुड़ता है। ठीक है भाई साहब, चलो ऐसे बना लेते हैं। यश भाई साहब ऐसे चलता है, ठीक है, यहाँ बना लिया। अब क्या होता है, सीमत चलता है, फिर वो दाएँ मोड़ लेता है, चलता है फिर वो दाएं तरफ मुड़ जाता है। तो भाई ये जब चल रहा होता है, आप खुद देखना, तो इसका दाएं हाथ किधर होगा, इस तरफ हो जाएगा, दाएं तरफ मुड़ गया। ठीक है, चलो मुड़ गया, अजीब मुड़ रहा है। फिर ये बाएं तरफ मुड़ता है, फिर ये चल रहा है, फिर ये बाएं तरफ मुड़ गया, अजीब पागलपंती है। और उसके बाद फिर ये बाएं तरफ मुड़ता है और दोबारा दाएं तरफ मुड़ जाता है। फिर दोबारा से क्या क्या चल रहा है ऐसे करके, फिर ये दाएं तरफ मुड़ गया। तो कह रहे हैं अब वो किस सीमत चल रहा है ना, किस तरफ चल रहा है अब वो, तो किधर चल रहा है आप लोग खुद बता दो भाई। पश्चिम तरफ चल रहा है, वेस्ट के तरफ चल रहा है, और वेस्ट को उर्दू में कहते हैं मगरिब, हिंदी में कहते हैं पश्चिम। तो हिंदी में तो हमारा हो जाएगा पश्चिम, और हमारा यहाँ पे हो जाएगा उर्दू में हमारा हो जाएगा मगरिब। ठीक है, तो याद रखना भाई, शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब, ध्यान रखना। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि भाई एक हमारे पास है कि तमाम खेल के मैदान हफ्ता यानी कि सैटरडे को बंद होते हैं। सूरज एक फुटबॉल खिलाड़ी है। दो हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ कि तमाम जो खेल के मैदान है ना, वो सैटरडे को यानी हफ्ता को, सैटरडे हफ्ता कहते हैं उर्दू में, ये भी ध्यान रख लेना ज़रा। अरे लिखा भी नहीं जाता यार, हफ्ता कहते हैं सैटरडे को, ये हफ्ता। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और हिंदी में तो शनिवार है, तो बहुत आसान है। शनिवार को सारे खेल के मैदान बंद रहते हैं और सूरज एक फुटबॉल खिलाड़ी है। तो क्या होगा भाई, सूरज शनिवार को खेलने नहीं जाएगा, खेल का मैदान नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि खेल के मैदान सारे बंद हैं और सूरज एक फुटबॉल खिलाड़ी है, तो भाई खेल नहीं तो जाएगा ना मैदान में। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पहला तो हमारे सूरज हफ्ता को खेल के मैदान नहीं जाता है, ये होगा, सूरज हफ्ता को खेल का मैदान नहीं जाता है। अब कुछ लोग होंगे ज्ञानी, वो बोलेंगे भाई सी होगा, सूरज एक फुटबॉल खिलाड़ी है। बोलेंगे क्यों? तो वो बोलेगा सर यहाँ तो लिखा है ना कि सूरज एक फुटबॉल खिलाड़ी है। भाई साहब ऐसे नहीं लेना होता, दोनों स्टेटमेंट किस में यूज़ हो रहा है, दोनों स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट, यानी कि एक सूरज मतलब खेल का मैदान हफ्ते को बंद होता है, सैटरडे को, शनिवार को, और सूरज एक खेल खिलाड़ी है, मतलब फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों का स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ है हमारा, ये हमारा डी में है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। सूरज शनिवार को खेल का मैदान नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो फुटबॉल खिलाड़ी है। जब फुटबॉल खिलाड़ी है तो शनिवार को बंद रहता है तो वो नहीं जाता है। बात खत्म है। 6 क्वेश्चन और बचे हैं। एक ग्लास, अगर ग्लास को प्याला, भाई देखो ग्लास को प्याला कहते हैं कि ग्लास को कटोरी कहते हैं, ऐसा पूछा था। प्याले को छतरी कहते हैं, यानी कि प्याले को छाता कहते हैं, ठीक है, कटोरी को। और छतरी को पतीला कहते हैं, पतीले को बाल्टी कहा जाता है। तो बारिश में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंपल सी बात है, आप बारिश में क्या इस्तेमाल करेंगे? छाता। आप क्या इस्तेमाल करेंगे? छतरी। तीनों लैंग्वेज में लिखूंगा आप। अब क्या इस्तेमाल करेंगे? अम्ब्रेला। छाता इस्तेमाल करेंगे। और छाते को क्या कहा जाता है? छतरी को पतीला कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? आंसर लगाएंगे पतीला, ठीक है ना, पतीला, यानी कि छाता को पतीला कहा जाता है, तो हम पतीला इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, हम लोग बारिश में क्या इस्तेमाल करेंगे भाई? छाता इस्तेमाल करेंगे। और छाता को क्या कहा जाता है? पतीला, तो इसका मतलब हम लोग पतीला ही इस्तेमाल करेंगे। चलो, अब हम लोग हमारे पास है क्वेश्चन में 55 से 56 तक 10 झैल मालूमात पर मबनी है, यानी कि ABCDE दोस्त हैं जिनके हर एक के पास 20 सिक्के हैं। इसका मैंने हिंदी नेक्स्ट पेज में लगाया, चूँकि बड़ा क्वेश्चन था, हो नहीं पा रहा था, इसका भी 2 क्वेश्चन ऐसे लगाया। देखो सिंपल सी बात है कि भाई ABCDEF कैसे लिखूं, पूरा आ भी नहीं रहा है, बहुत जुल्म है मेरे साथ। ABCDEF 4 दोस्त है, चारों के पास 20-20 सिक्के हैं। 20 बहुत मुश्किल होता है यार इसमें लिखना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 20-20 सिक्के हैं। ए और बी बिल तरतीब डी और ई से 8 सिक्के लेते हैं। ए डी से ले लिया 8 सिक्के। ए तो ए के पास कितना 28 हो जाएगा ना भाई, 28 हो जाएगा। ए के पास कितने सिक्के हैं? 28। और बी के पास भी 28 हो जाएंगे, लेकिन किससे लिया? डी से। तो डी से 8 सिक्के चले जाएंगे ना, ई से भी चले जाएंगे 12। डी और ई से लिया 12 हो गए। अब आगे देखते हैं, 8 सिक्के लेते हैं। सी अपने 6 सिक्के एफ को देता है। सी क्या करता है भाई साहब? सी अपना 6 सिक्के एफ को देता है। सी के पास कितने बचे? 14 सिक्के, उसमें से एफ को देते हैं, तो एफ के पास 26 हो गए, देता है, जो कि डी को 4 और ई को 12। एफ क्या करता है भाई? डी को 4 सिक्के देता है और ई को 12, तो एफ के पास क्या होगा? यानी 8 4 12 सिक्के निकल गए, बचे कितने? 14। उसमें से डी को देता है 4 सिक्के, तो डी के पास हमारे पास कितने? 12 थे, अब 16 सिक्के हो जाएंगे। और ई को कितना था? 8 सिक्के, तो ई के पास 12 थे, तो अब ई के पास 20 हो जाएंगे, ठीक है। ई ने जो सिक्के दिए थे वापस, ई ने जो सिक्के बी को दिए थे वापस
लेकर सी को दे देंगे। ई ने 8 सिक्के दिए थे बी को, तो इससे वापस ले लेंगे, तो इसके पास तो 20 हो जाएगा। वापस लेके सी को देंगे, 8 सी को दे देंगे, तो सी के पास कितने 22 सिक्के हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल है भाई। तो सबसे कम सिक्के किसके पास हैं? तो सबसे कम सिक्के 14 सिक्के किसके पास है भाई? एफ के पास है। एक क्वेश्चन है। दूसरा पूछा है कि भाई ई से एक सिक्का ज़्यादा किसके पास है? ई के पास 20 है, एक सिक्का ज़्यादा, तो ये क्वेश्चन तो गलत है। मैं भी बताऊंगा क्या पूछ रहा हूँ। सबसे कम सिक्के हमारे पास है एफ के पास, और ई और एफ का मिला करके पूछा ना, तो 34 सिक्के। ई के पास 20 है और एफ के पास 14 है, तो 34 सिक्के हो गए। तो सबसे कम सिक्के किसके पास है? तो अभी मैंने बताया था किसका, एफ के पास है। कितने थे? 14। और हमारे पास पूछा है कि ई और एफ को, ये हिंदी वाला था, तो ये इसका भी ये हो जाएगा, एफ के पास 14 सबसे कम। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई से एक सिक्का ज़्यादा, भाई ई के पास तो 20 था और एक सिक्का ज़्यादा 21, किसी के पास भी नहीं था। तो ये सवाल तो मुझे गलत लग रहा है, हो सकता है गलती से दे दिया हो, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। और ये भी उसका हिंदी का वर्जन है। यहाँ पे कि ई और एफ दोनों के पास मिला करके, तो ई के पास हमारे पास 20 थे और एफ के पास 14 थे, तो टोटल मिला करके 34, तो 34 आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर खिचड़ी पक गई है, छोटा स्क्रीन है, मैं थक जाता हूँ बताते बताते, ठीक है। मतलब इतने छोटे स्क्रीन में हो नहीं पाता, मैं टैब का इंतजाम करता हूँ, यहाँ पे है नहीं, कुछ देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ई और एफ का 34 हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे पास ई और एफ को मिला करके हिंदी में तो 34 हो जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आई होगी ये बात। अब करें कि दर्ज मालूमात पर मबनी राधा, सुधा, जय, सना, सबा हमारे मरकज़ के तरफ मुँह करके एक गोल दायरे में खड़ी है। यानी कि भाई बहुत सारी बच्ची हैं, कौन से हैं? यहाँ पे है कि राधा है, सुधा है, जय है, सना है, सबा है, हुमा है, केंद्र की ओर खड़ा बैठ जाती है। मतलब एक सर्कल बना हुआ है, इसको दायरा बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में वृत्त बोलते हैं, इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। केंद्र मतलब यहाँ पे सेंटर है, इस तरफ मुंह करके सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और बताओ कौन किसके दाएं है, कौन किसके बाएं है। तो ये हम लोग एक बार बना लेते हैं। यहाँ पे नहीं बना सकता मैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी तो चाहिए यार। ये देखो ऐसे, यहाँ पे भी नहीं बना सकता और स्पेस चाहिए। हाँ देखो ऐसे कुछ है। चलो देखते हैं क्या कह रहे कि भाई राधा, सुधा, जय, सना, सबा और हुमा सब लोग सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। सबा सना से दाईं तरफ है, सबा जो है ना सना से दाईं तरफ है। तो सना को पहले मैं बना लेता हूँ। सना यहाँ बैठी है, सना के दाएं तरफ कौन है भाई? सबा है, यानी सबा यहाँ है। कह रहे कि सबा सना से दाएं तरफ है। जय राधा और सुधा के दरमियान है। जय जो है ना राधा और सुधा के दरमियान है, तो पहले राधा सुधा का तो पता चले, तब तो जय का। हुमा सबा और राधा के बीच में है, सबा और राधा के बीच में हुमा है, तो राधा तो यहाँ है भाई साहब, सबा यहाँ है, इस बीच में हुमा बैठी है। चलो हुमा सेठ बैठी है। अब देखते हैं, हुमा सबा और राधा के दरमियान है। अब क्या करें? राधा और सुधा के दरमियान, जय राधा और सुधा के बीच में, राधा और सुधा, तो सुधा कहाँ? सुधा हम लोग यहाँ बना लेते हैं। सुधा के बीच में कौन है? जय है। मिल गया सबका पता। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सुधा के बाएं तरफ कौन है? तो सुधा कहाँ है भाई? सुधा यहाँ है, सुधा के बाएं तरफ जय है, सुधा के बाएं तरफ जय है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सुधा के बाएं तरफ कौन है? तो सुधा के बाएं तरफ है जय, ठीक है। सुधा के बाएं तरफ है कौन? जय। अब इससे अगला क्वेश्चन होगा, हमने वो मिटा दिया। जय के दाएं तरफ कौन है? अब तो हमने मिटा दिया, फिर बनाना पड़ेगा। जय के दाएं तरफ, चलो फिर बना लेते हैं। जय के दाएं तरफ, अब फिर से बनाना पड़ेगा यार। सना और सबा सना के दाएं तरफ है, यहाँ पे सना बैठी है, सना के दाएं तरफ सबा है, और कह रहा है कि हुमा सबा और सुधा के बीच में, सबा और सुधा के बीच में हुमा है। अगला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैं भूल गया यार। आप मैंने जैसे बताया ना आपको, ये सर्कल बना के प्लीज़ आप बना लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं भूल गया। क्या पूछा था? जय के दाएं तरफ कौन है? तो आप कर लेना, नहीं कर पाओगे तो मुझे ग्रुप पे पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं बता दूंगा। आगे देखते हैं, सबा के दाएं तरफ कौन है? ये भी कर लोगे, चूँकि वही सर्कल बनाना भाई, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे जब बैठेंगे सेंटर की तरफ मुँह करके, तो ये हमारा दाएं साइड होगा, ये हमारा बायां होगा। ऐसे कोई बैठा होगा, ये हमारा दायां होगा, ये बायां होगा। ऐसे कोई बैठा होगा तो ये हमारा दायां होगा, ये बायां होगा। मतलब आप खुद को इमेजिन करना कि मैं बैठी हुई हूँ। होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये वाला मैं दोबारा ड्रॉ नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आप लोगों को भी परेशानी होती है। और कुछ परेशानी हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई अगर गलती हुई हो, कहीं कोताही हुई हो, तो आप माफ़ करना और आप देख लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।